एक ऐसी महिला जो लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालने का काम करती थी, मरीजों की आंखें ठीक कर उन्हें एक नया जीवन प्रदान करती थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत की इस महिला ने अपने ही आशिक के टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को बैग में पैक करके 5 दिनों तक शहर में घूमती रही। इससे भी ज्यादा खतरनाक तो ये था कि इस महिला ने इस वारदात को किस तरह से अंजाम दिया। इस महिला ने इतना मास्टरमाइंड प्लान तैयार किया हुआ था कि अगर वो सफल हो जाता तो दुनिया की कोई भी पुलिस या सीबीआई इसे पकड़ नहीं पाती। इस महिला का नाम इंटरनेशनल पुलिस की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में गिना जाता है। ये महिला फरार है। कौन थी ये महिला और आखिर इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि लोगों को नया जीवन देने वाली ये महिला एक बेरहम कातिल में बदल गई? तो चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं और समझते हैं एक साधारण महिला से बेरहम कातिल बनने की खौफनाक कहानी। ये कहानी है केरल के कन्नूर शहर की। यहाँ पर ओमाना नाम की महिला का घर था। ओमाना बचपन से पढ़ाई लिखाई में ब्रिलियंट थी। हालांकि इसके परिवार में ज्यादा लोग पढ़े लिखे ही थे, वेल एजुकेटेड थे। ओमाना के भाई अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहे थे। लोगों को दुख तकलीफ दर्द बीमारी से राहत देने वाला काम ओमाना को बहुत पसंद था। इस लाइन में तमाम लोगों से इंस्पायर होते हुए ओमाना ने बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना मन में संजोना शुरू कर दिया था। ओमाना को आंखों का डॉक्टर बनना था, जिसके चलते ओमाना ने आगे चलकर ऑप्थेल्मोलॉजी सब्जेक्ट का चुनाव कर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। आगे चलकर ट्रेनिंग में सफलता प्राप्त कर ओमाना आंखों की डॉक्टर बन गई, जिसके बाद ओमाना का विवाह बच्चों के डॉक्टर राधा कृष्णन से करवा दिया जाता है। समय बीतने के साथ ओमाना के 2 बच्चे हुए। जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। मियाँ बीवी मिलकर कमाते थे। सुख सुविधा धन की कोई कमी नहीं थी। हालांकि जिस घर में ये लोग रह रहे थे वह घर पुश्तैनी हो चला था, काफी पुराना हो चुका था, जिसके चलते दोनों ने घर को अच्छे से मॉडिफाई और रीन्यू करवाने का फैसला लिया। दोनों एक अच्छे कारीगर खोजने लगे। इसी दौरान उन्हें कन्नौर डिस्ट्रिक्ट के एक अच्छे कारीगर के बारे में पता चलता है, जिसका नाम था मुरलीधरन। मुरलीधरन को घर पर बुलाया गया। उसे अच्छे से सब कुछ समझा दिया गया कि घर पर कैसा बदलाव चाहिए, जिसके बाद अगले ही दिन से मुरली अपना काम शुरू कर देता है। ओमाना के हस्बैंड ड्यूटी चले जाया करते थे। ओमाना अब घर पर रहने लगी थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। उन्हें किसी के भरोसे घर पर अकेला छोड़ना सही नहीं था। वह बस पार्ट टाइम के लिए ही क्लिनिक जाया करती थी। अब यही वो समय था जब मुरली और ओमाना में मेल जोल बढ़ने लगा और धीरे धीरे दोनों में हंसी मजाक के साथ साथ प्यार की भावनाएं जन्म लेने लगी। हालांकि मुरली भी शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे, फिर भी दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और इनका ये प्यार समय के साथ साथ गहराता चला गया। एक दिन घर पूरी तरह से मॉडिफाई हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मुरली का घर पर आना जाना लगा ही रहता है, वो भी राधा कृष्णन की गैर मौजूदगी में। लेकिन इनका यह खेल अधिक समय तक नहीं चल पाता, क्योंकि ओमाना के पति की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द का अक्सर घर पर आना जाना आस पड़ोस के लोगों को चुभने लगा था। वह समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन लोगों की इन बातों की आवाज ओमाना के पति के कानों तक पहुंची गई। राधा कृष्णन एक समझदार इंसान थे, जिसके चलते उन्होंने सख्ती से वाइफ को समझाया कि तुम दोनों में जो भी चल रहा है उसे फौरन बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे 2 बच्चे हैं और समाज में अच्छा नाम और सम्मान है, इज्जत है। उस आदमी की भी बीवी और बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जरा दिमाग से काम लो, क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह राधा कृष्णन काफी देर तक समझाता रहा, पर ओमाना पर तो मुरली के प्यार का भूत सवार था, जिसके चलते दोनों में झगड़ा हो गया। अब ऐसी स्थिति में राधा कृष्णन का ओमाना के साथ रहना मुमकिन नहीं था, जिसके चलते राधा कृष्णन ने ओमाना से तलाक ले लिया और बच्चों की कस्टडी अपने अंडर ले ली। अब ओमाना पारिवारिक बंधनों से आजाद हो चुकी थी। अब वो जो चाहे कर सकती थी। अब ओमाना क्लिनिक भी जाने लगी थी, लेकिन अब उसके क्लिनिक में बहुत कम लोग ही आते थे, क्योंकि ओमाना के अफेयर और तलाक वाली बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। ओमाना समझ गई कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं, मुझे यह जगह छोड़ देनी चाहिए। इतना सोच ओमाना मुरली के साथ कन्नूर डिस्ट्रिक्ट तो क्या पूरा शहर और देश तक छोड़कर मलेशिया शिफ्ट होने का प्लान बना लेती है। मलेशिया पहुंचकर वह होटल में रहने लगती है और एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेती है। किस्मत से उसका क्लिनिक फेमस हो जाता है और खूब चलने लगता है। हालांकि यह मुरली के कांटेक्ट में ही थी। फोन के माध्यम से अक्सर मुरली से बात भी किया करती थी। मुरली को जब भी पैसों की जरूरत होती या मलेशिया से उसे पैसे भिजवा दिया करती थी। एक दिन ये मुरली को फोन करती है और कहती है, अब आप मलेशिया आ जाओ, हम यहीं शादी कर लेंगे और हमेशा साथ रहेंगे।
किसी को शक ना हो इसके लिए हम अपना नाम बदलवा लेंगे और यहाँ एक मुस्लिम पति पत्नी बनकर रहेंगे। मुरली भी क्या करता, उसे तो पैसों से मतलब था, इसीलिए लास्ट में मलेशिया आने के लिए वो हाँ कर देता है। अब डॉक्टर ओमाना भारत आई और किसी जान पहचान के आदमी से फर्जी दस्तावेज बनवाए जिसमें पासपोर्ट भी शामिल था। डॉक्टर ओमाना ने अपना फर्जी नाम रखा अमीना भिंडे अराबुदला। इसी तरह मुरलीधरन का भी नाम चेंज करवाया और सभी दस्तावेज भी फर्जी बनवाए। इसके बाद दोनों मलेशिया चले गए और वहीं पर शादी कर ली और समाज में एक फर्जी नाम से पति पत्नी की तरह रहने लगे। मुरली तो बस पैसे के मतलब से उसके साथ वहां रह रहा था। ओमाना इस बात से अनजान थी कि वह प्यार का दिखावा कर फ्री फंड में अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी कर रहा है। वह खुद तो वहां कुछ काम करता था नहीं, हर बार ओमाना से ही पैसे मांगता रहता, जो कि ओमाना को भी सही नहीं लग रहा था, जिसके चलते दोनों में अब बहस होने लगी। आए दिन घर में कलेश इतना बढ़ गया कि मुरली ने कहा, मैं अब यहां नहीं रहूंगा, मैं इंडिया वापस जा रहा हूं। एक दिन मौका देखकर यह मलेशिया से भारत आ गया, लेकिन बहुत दिनों से मुरली का कारपेंटर व ठेकेदारी का काम बंद होने की वजह से अब यह काम काफी ठप पड़ गया था। मुरली को अब पैसों की बहुत जरूरत पड़ने लगी। मरता क्या ना करता, एक दिन उसने ओमाना को फोन किया और पैसे की मांग की। ओमाना ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो मुरली उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर मुझे पैसे नहीं भेजे तो मैं वहां की मलेशियन पुलिस को तुम्हारे बारे सब सच बता दूंगा कि तुम एक फर्जी आइडेंटिटी से मलेशिया में रह रही हो। इस तरह मुरली अब ओमाना को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके चलते एक तरफ ओमाना घबरा भी जाती है और दूसरी तरफ वो ये भी समझ जाती है कि मुरली मुझसे सच्ची मोहब्बत तो कभी करता ही नहीं था। वो बस अब तक सिर्फ पैसों के लिए ही साथ रह रहा था और पैसे न मिलने पर ही वो मुझे छोड़कर इंडिया भाग गया। यानी ओमाना अब मुरली की असलियत जान गई थी। वो अब ये सोच सोचकर मन ही मन में गुस्से से भरी जा रही थी और पछतावा कर रही थी कि मैंने जिसके लिए अपना घर परिवार बच्चे और देश तक छोड़ दिया, वो इंसान पैसों के मतलब से मेरा अब तक यूज करता रहा। अब यही से ये लव स्टोरी एक सोची समझी क्राइम स्टोरी में तब्दील होने जा रही थी। अपनी जिंदगी को बर्बाद होता देख ओमाना अब मर्डर प्लान तैयार करती है। ओमाना के अंदर बदले की भावना ने ओमाना को एक ऐसा क्राइम करने पर मजबूर कर दिया जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। साजिश की इस वारदात को अंजाम देने के लिए अब ओमाना को भारत आना था। प्लान के मुताबिक ओमाना 7 से 14 जुलाई तक क्लिनिक से छुट्टी लेकर भारत पहुंचती है। वह सबसे पहले अपने भाई के घर पहुंचती है और वहां अपने गहने वगैरह रख कर उसी दिन शाम को किसी काम का बहाना देकर वहां से निकल जाती है। इसके पास 2 ट्रॉली बैग भी थे जिसमें उसके कपड़े वगैरह होंगे। ओमाना अपने इन दोनों ट्रॉली बैगों को लेकर ऊटी की तरफ रवाना हो जाती है। ओमाना ने वहां एक नज़दीकी रेलवे कॉलोनी पर विजिट किया, जहां ओमाना को रेलवे गेस्ट रूम के तौर पर रहने के लिए एक रूम मिल गया। यह जगह रेलवे रिटायरमेंट कॉलोनी के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद ओमाना ने अपना बैग रूम में रखा और फ्रेश होने के लिए चली गई। इसके बाद प्लान के अनुसार शाम को शॉपिंग करने बाजार निकल गई। यहाँ से इसने कई सारे पॉलीथीन के बैग खरीदे, साथ में 2 सूटकेस बैग और कुछ धारदार औजार भी खरीदे जिसका उपयोग पोस्टमार्टम में किया जाता है। खरीदारी पूरी कर वह यहाँ से कुछ दूर एक होटल में चली जाती है और 3 दिन के लिए एक रूम बुक करती है। दरअसल यह एक रिजॉर्ट था, IGGI रिजॉर्ट। रूम में सारा सामान रखकर यह सबसे पहले मुरली को फोन करती है और कुछ देर प्यार भरी बातें करने के बाद बोलती है, मैं इंडिया में हूँ और इस वक्त ऊटी के एक होटल में ठहरी हुई हूँ। तुमने जो पैसे बोले थे वो लेकर आई हूँ। किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर हूँ। तुम बस चुपचाप यहाँ पर चले आओ। बस 2-3 दिन के लिए तुम मेरे साथ यहीं पर रहना, फिर उसके बाद तुम चले जाना और फिर मैं भी ये देश छोड़कर अपने काम में वापस लौट जाऊंगी। ओमाना की यह बातें सुनकर मुरली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि अब तो मेरी लॉटरी लग चुकी है। 9 जून की सुबह मुरली जल्दी से अपना सामान और कपड़ा बैग में पैक करता है और सही समय देखकर वहां से निकल जाता है। वह ओमाना के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ से ओमाना उसे लेकर रिजॉर्ट चली जाती है। यहाँ पहली रात साथ में बिताने के बाद ओमाना मुरली को लेकर रेलवे रिटायरिंग रूम में जाती है, जहां वह पहले से रह रही थी। यहाँ वह अपना दोनों सूटकेस रखती है और मुरली के साथ वहीं से कुछ दूर एक बार में चली जाती है। वहां दोनों खूब एंजॉय करते हैं। शाम होने वाली थी। मुरली शराब के नशे में धुत था। अब ओमाना मुरली को लेकर रेलवे रिटायरिंग रूम में वापस चली आती है। यहाँ ओमाना मुरली से कहती है, मैं तुम्हारे लिए मलेशिया से एक गिफ्ट लेकर आई हूँ।
वह अपने हाथ में एक शीशी दिखाते हुए कहती है, यही है वो। इसे बॉडी में इंजेक्ट करने से मर्दाना ताकत 4 गुना बढ़ जाती है। इतना सुन मुरली कहता है, तो देर किस बात की, लगा दो जल्दी से। ओमाना अपने साथ पहले से इंजेक्शन भी रखी हुई थी, जिसमें उस दवा को डालकर मुरली को इंजेक्शन देती है। कुछ देर में दवा अपना असर दिखाना शुरू करती है और मुरली मौत की आगोश में सो जाता है, क्योंकि यह दवा नहीं बल्कि एक किस्म का जहर था। अब ओमाना कमरे में सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर मुरली की डेड बॉडी को घसीट कर वॉशरूम में ले जाती है। वहां ओमाना अपने सभी धारदार हथियार निकालती है और सबसे पहले बॉडी में जगह जगह गहरे कट लगा देती है, जिससे कुछ देर में बॉडी का सारा ब्लड निकल जाए और उस ब्लड को आसानी से वॉश किया जा सके। इतना होने के बाद इसने शरीर के अंदरूनी अंग जैसे किडनी, लीवर वगैरह को निकाल कर उनके छोटे छोटे पीस करके उन्हें फ्लश कर दिया। अब बचा बॉडी, मांस और हड्डियां। उसके लिए एक बड़ा सा चाकू निकाला जो अक्सर कसाई लोग इस्तेमाल करते हैं। इस हथियार की मदद से ओमाना ने उस शरीर के हाथ, पैर, सर, धड़ से अलग किए। फिर सब के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें पॉलीथीन में अच्छे से लपेट के भरना शुरू कर दिया, जो उसने बाजार से खरीदा था। इसके बाद उन्हें 2 अलग अलग सूटकेस बैग में रख दिए। रात भर ओमाना अपने जुर्म के सबूत मिटाने में लगी रही। पैक किए गए टुकड़े और पूरे रूम में परफ्यूम छिड़क दिया ताकि बदबू न आए। प्लान के अनुसार अब बारी थी टुकड़ों को ठिकाने लगाने की। 10 जुलाई की यह रात खत्म होने को थी, जिसके चलते ओमाना ने सुबह का इंतजार किया। अगले दिन यानी 11 जुलाई को उसे वह रूम खाली करना था। वह मैनेजर से बोली कि मुझे 1 घंटा और चाहिए, क्योंकि रूम में सामान है काफी, उन्हें लेकर मुझे दूसरी जगह जाना है। जिसके चलते वह एक टैक्सी बुक करती है और IGGI रिजॉर्ट जाती है, जहां पहले से ही रूम बुक किया हुआ था। अपने साथ लाई दोनों सूटकेस वो यहीं पर रखकर वापस उसी टैक्सी में बैठकर उसी रेलवे रिटायरिंग रूम में चली गई। जब ओमाना 1 घंटे का वक्त मांग कर यहां से गई थी, तो वह रूम लॉक करके उसकी चाबी भी अपने साथ ले गई थी, ताकि इस दौरान कोई अंदर न जा सके। जब वह रूम में गई तो उसने सब अच्छे से जगह को धोकर साफ किया और बिस्तर को अच्छे से ठीक किया। इसके बाद बाकी 2 बैग भी वहां से लेकर रिजॉर्ट रूम में पहुंचती है। इसके बाद दिन आता है 12 जुलाई का, जिसके चलते उसे अब रिजॉर्ट वाला रूम भी खाली करना था। वह अब अपने 4 बैग, जिसमें 2 सूटकेस और 2 ट्रॉली बैग थे, उन्हें टैक्सी में रखकर कोयम्बटूर के लिए रवाना होती है। यहाँ गांधीपुरम में एक मंगला इंटरनेशनल होटल में फर्जी नाम से रूम बुक करती है। यहाँ पहले टॉयलेट में उन टुकड़ों को फ्लश करने की कोशिश करती है, लेकिन टुकड़े फ्लश नहीं हो पाते। इसी तरह फिर ये अगले दिन किसी और होटल गई। यही सब करते इसे 2 दिन बीत चुके थे, पर फायदा कुछ नहीं हो रहा था। टुकड़े सड़ने लगे थे, उसमें से बदबू ना आए इसके लिए वह उन बैग पर परफ्यूम छिड़काव करती रहती थी। ओमाना इन सब इलाकों में शुरू से रही है, इसीलिए उसे याद आता है कि यहाँ पर कुदाई कनाल नाम की एक जगह पर एक सुसाइड पॉइंट पड़ता है, जो कि एक बहुत गहरी खाई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक जितने भी सुसाइड यहाँ से हुए हैं उनकी बॉडी बरामद नहीं हुई। तब इसने प्लान बनाया कि वो यहीं पर जाकर दोनों बैग को वहीं से नीचे गिरा देगी। अगली सुबह वह टैक्सी बुक करके ओमाना कुदाई कनाल पहुंचती है और यहाँ एक होटल रूम बुक करती है। होटल रूम में अपने 2 ट्रॉली बैग रखती है और जिन 2 बैग में लाश के टुकड़े थे उन्हें टैक्सी में ही रहने देती है, क्योंकि अब इसे उसी टैक्सी में बैठकर सुसाइड पॉइंट की तरफ जाना था। ओमाना के पास समय कम था, इसे यह सब आज ही करना था, क्योंकि कल यानी 15 जुलाई को इसे वापस मलेशिया के लिए निकलना था। शाम के 5 बजते बजते यह उस जगह तक पहुंचने वाली थी, पर बदकिस्मती से यहाँ टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि उन दिनों वीकेंड चल रहे थे और ओमाना को यह सब काम सबकी नज़रों से बचकर करना था, जो कि अब संभव नहीं था। इसीलिए अब वह ड्राइवर से कहती है वापस होटल चलो। तभी 1 किलोमीटर पर ही ड्राइवर की कार का एक टायर पंक्चर हो जाता है। ड्राइवर कहता है समय काफ़ी लग जाएगा, मैं आपके लिए कोई दूसरी गाड़ी कर देता हूँ। वहीं पास में कुछ दूर एक ओमनी वैन खड़ी थी। वह उस कार के ड्राइवर से बात करके ओमाना को उस कार में जाने को कहता है। जैसे तैसे करके ओमाना बैग वैन में रखती है। वैन का शीशा बंद था। गर्मी और उमस से 3 दिनों से बैग में सड़ रहे लाश के टुकड़े से बदबू निकलती हुई ड्राइवर की नाक तक पहुंची। तो उसने वैन के शीशे खोले और परेशान होकर ड्राइवर ने ओमाना से सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए। पहले तो ओमाना ने ड्राइवर को बातों में उलझाया, पर उसे लगा कि सच को अधिक देर तक छुपाया नहीं जा सकेगा। वह सोची कि क्यों ना इस ड्राइवर को सब सच बताकर इसे पैसे का लालच देकर इसे प्लान में शामिल कर लूं। यह सोचकर ड्राइवर को वह सब सच बता देती है कि इस बैग में लाश के टुकड़े हैं। यह सुनकर ड्राइवर के होश उड़ जाते हैं। वह मन ही मन सोचने लगता है कि ये औरत कितनी खूंखार है, इसने किसी का कत्ल कर दिया है। ड्राइवर को लगा कि कहीं ये मुझ पर हमला न कर दे, इसीलिए वह झूठ मूठ ओमाना की बात मान लेता है और कहता है मैडम मैं एक गरीब इंसान हूँ, अगर मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा।
यह सुन ओमाना अब एकदम रिलैक्स हो जाती है। मानसिक और शारीरिक रूप से वह बहुत थक चुकी थी, जिसके चलते उसकी आंख लग जाती है। कुछ समय बाद एक जगह पर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और तुरंत गाड़ी से निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वैन में हत्यारन बैठी है। इतने में ओमाना नींद से जागती है। वैन के अगल बगल जमा लोगों की भीड़ देखकर ओमाना दंग रह जाती है। ओमाना ने ध्यान से देखा तो वह एक पुलिस स्टेशन था। दौड़कर पुलिस वाले वैन के आसपास आए और पीछे वैन की डिक्की खोलकर 2 बैग बरामद किए। जब उन बैग को खोलकर टुकड़े बरामद किए गए तो पुलिस वालों के तोते उड़ गए। ओमाना को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। सब टुकड़ों को एकत्रित कर पहचान के लिए मुरली के घर वालों को बुलाया गया। ओमाना के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। 5 साल मुकदमे के बीत चुके थे। ओमाना ने बेल के लिए अप्लाई किया। अदालत ने भी यह सोचकर कि ये एक महिला है और पहली बार जुर्म किया है, अंततः उसे बेल मिल जाती है। कई साल बीत जाने पर भी ओमाना का कुछ अता पता नहीं चला। पुलिस वालों ने भारत सरकार को सब बताया, जिनकी मदद से मलेशिया पुलिस को यह जानकारी दी गई कि भारत के केरल की एक महिला, जिसका फर्जी नाम और असली नाम और फोटो भी उन्हें दी गई और उन्हें कहा गया कि इस लड़की का पता करें, यह भारत की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। मलेशिया पुलिस ने बहुत पता किया पर ओमाना का कोई अता पता नहीं चला। फिर 21 साल बाद एक खबर आई कि मलेशिया के एक बिल्डिंग से एक महिला ने छलांग लगा दी। यह नहीं पता चला कि यह सुसाइड था या किसी ने धक्का मारा था। पहचान करने पर रिकॉर्ड से पता चला कि यह महिला एक भारतीय मूल की है जो केरल की रहने वाली है। इस खबर को भारत के न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया गया। इसके बाद भारत सरकार द्वारा ओमाना की डेड बॉडी को भारत लाया गया। ओमाना की बहन ने लाश की पहचान की और बताया कि यह ओमाना है। दोनों का डीएनए भी मैच कर रहा था, जिससे यह साबित हो गया कि यह ओमाना ही है। पुलिस हैरान थी कि जिसकी तलाश पिछले कई सालों से थी, वह 21 साल बाद जाकर मिली, वो भी मरी हुई। तो दोस्तों, ये थी ओमाना की क्राइम जर्नी की कहानी। ऐसी ही और भी क्राइम स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।